हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाजी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट का प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर वन मतलब जो उड़ीसा वाला हुआ था वो नहीं, जो पहले हुआ था वो पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या पूछा गया है, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। तो बेसिकली हमसे पूछा है एंट्रोपी चेंज किस प्रोसेस में नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है एंट्रोपी नेगेटिव कब होगी चेंज, जब आपकी रेंडमनेस जो है वो कम हो रही होगी। अगर आपकी रेंडमनेस बढ़ रही है मतलब एंट्रोपी चेंज किया बच्चों, वहां पे आपका पॉजिटिव होगा। कहां पे हो रहा होगा, देखो यहां पे पहले बोल रहे हैं सब्लिमेशन करवा रहे हैं सॉलिड से गैस। अगर आप सॉलिड से गैस बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, सॉलिड में तो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं, गैस में फ्रीली इधर उधर उड़ते फिरते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली क्या है, एंट्रोपी अपनी इंक्रीज हो रही है, ये चेंज नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या हो रहा है, आपके रिएक्टेंट साइड में दो हाइड्रोजन के एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में देखिए आपकी H2 गैस बन गई है। तो बेसिकली दो गैसियस मोल से आपको एक गैसियस मोल मिल रहा है और सर्टेनली इसमें क्या हो रही है, अपनी रैंडमनेस बच्चों कम हो रही है, अपनी एंट्रोपी इस केस में कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 3 में देखिए एवापोरेशन ऑफ वाटर, अगर आप वाटर को एवापोरेट करा रहे हो लिक्विड फेज से बच्चों वेपर फेज में जा रहा है तो ऑब्वियसली एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है। फोर्थ ऑप्शन देखिए एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, भाई गैस के लिए जो अवेलेबल स्पेस है वो हम बढ़ा दे रहे हैं, अगर वो बढ़ाओगे तो आपकी क्या बच्चों गैस रैंडमली मूव कर पाएगी, ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, ज्यादा रैंडमनेस होगी। तो इस केस में भी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, नेगेटिव एक में था ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 137 केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। पूछा गया है फॉर केमिकल रिएक्शन हो रही है N2+3S2 और अपना अमोनिया बन रहा है हेबर्स प्रोसेस, बोल रहे हैं कौन सा रिलेशनशिप बच्चों सही है। ठीक है, रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम में है, अपने को पता है यार क्या होता है भाई कि रेट जो है रिएक्शन का, भाई रेट तो सेम होगा, लेकिन अब रेट अगर सेम होना है तो N2 का एक मोल अगर रिएक्ट करेगा तो उसके लिए हाइड्रोजन के 3 रिएक्ट करेंगे और अमोनिया के 2 बनेंगे। तो कैसे लिखते हैं भाई, हम लिखते हैं भाई N2 की गायब होने की जो रेट है मतलब dN2/dt जो है, N2 की गायब होने की जो रेट है वो किसके बराबर होगी। क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई वो H2 की गायब होने की रेट के बराबर होगी? नहीं, H2 जिस रेट से गायब होगा वो 3 टाइम्स होगी N2 जिस रेट से गायब होगी। मतलब मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, -1/3, माइनस क्योंकि डिसअपीयर हो रही है, और ये आपकी इक्वल होगी किसके, जिस रेट से आपकी क्या हम बोल सकते हैं अमोनिया बन रही होगी। जी नहीं, अमोनिया क्या है, इसके डबल रेट से बनेगी मतलब 1/2। तो ये हमने रेट बराबर कर दिया। और अब आप देख लीजिए भाई कौन सा वाला फिट बैठा है। तो अगर आप देखो तो ये रहा भाई -1/3 dH2/dt इक्वल्स, यहां पे माइनस लगा दिया है तो ये गलत हो गया है। ठीक है, दूसरा ढूंढते हैं, dN2 और 2 ये भी गलत हो गया। ये वाला देखिए 3DH2 ये भी गलत हो गया। पहला वाला देखिए अगर हम तो -dN2/dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ DNS3, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 138 क्या बोला गया है, Which of the following diatomic molecular species has only pi bonds according to molecular orbital theory। तो वही सीधा सा केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, आसान सा। अपने को बताना है भाई किसमें केवल पाई बॉन्ड है। क्या क्या है अपने पास, C2, B2, O2, N2। तो अगर आप लेस देन इक्वल टू 14 वालों के लिए बच्चों अपन क्या लिख लेते हैं एक बार, भाई किस तरह से फिलिंग करते हैं हम एमओस की। तो अपन क्या है इलेक्ट्रॉन्स की एमओ में, तो वो अपन लिख लेते हैं, हम कहते हैं अपना होता है यार सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। उसके बाद बच्चों लेस देन इक्वल टू 14 के लिए अपना पाई वाला आगे आ जाता है, तो पाई 2px और पाई 2py आगे होंगे और सिग्मा 2pz होगा पीछे। अब देखिए यार C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 है, तो भाई 2 4 6 8। ठीक है, और क्योंकि 8 हो गए तो अपने पास कितने बचे हैं भाई, अपने पास अभी कितने बचे बच्चों 4, तो हम कह रहे हैं 1 2 3 4। तो अगर आप देखो तो C2 में आपके पास क्या है भाई, ये तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, और जो केवल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई में वो क्या है बच्चों, चारों के चारों पाई में हैं। तो मतलब इसमें केवल पाई बॉन्ड्स हैं, सिग्मा इसमें नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। B2 की बात करोगे बच्चों, उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। B2 में आपके 8 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर 0, तो उसमें तो कोई बॉन्डिंग है नहीं। O2 की बात करोगे 16 बनता है। ठीक है, 16 बनता है तो बेसिकली आपका ऑर्डर यहां से चेंज हो जाएगा। तो आपके पास यहां पे पहले सिग्मा 2pz आएगा, फिर पाई 2px, फिर आएगा बच्चों पाई 2py, और फिर इसी का एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 4 6 8
10 और यहाँ पे 10 के बाद तो हमने कहा 2 यहाँ पे आएंगे, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास बॉन्डिंग में भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें केवल मतलब सिग्मा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो केवल पाई नहीं है, वहां पे सिग्मा भी O2 में है, तो ये नहीं हो सकता, इसमें तो कोई बॉन्डिंग है ही नहीं। N2 14 बचते हैं और बच्चों 14 हमारे यहाँ तक आएंगे, तो 2pz वाला जो है सिग्मा, सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पधार चुकी है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, GeX4 जिसमें X क्या बच्चों आपका हेलोजन है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी हो सकता है, इज मोर स्टेबल देन GeX2। तो बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट का ये क्वेश्चन है, तो अगर आपको याद हो कि भाई डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो आपकी क्या होती है बच्चों, अगर आप भाई हम इसी वाले ग्रुप की बात करें, ये कौन सी फैमिली का है, कार्बन वाली का, तो भाई कासी जीके संग प्रभु, ठीक है, तो ये रहा आपका बच्चों जर्मेनियम। और हम कह रहे हैं जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होने लगता है, आपके जो Sk हैं, Sk जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, भाई इसका है NH2 NP2, आपके S वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई यहां से यहां आपके जो F इंट्रोड्यूस होते हैं उनकी शील्डिंग पुअर है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं यार Pb की +2 स्टेबल है, और इन सब की क्या होती है बच्चों, लेकिन इन सब की +4 स्टेबल होती है +2 से। तो क्या GeX4 जहां पे जर्मेनियम +4 में है वो ज्यादा स्टेबल होगा +2 वाली से, हमने कहा हाँ ये तो सही स्टेटमेंट है। अच्छा अगला देखिए, SnF4 इज आयोनिक, ठीक है। अब बच्चों फ्लोरीन जो है भाई F- का साइज अगर बात करोगे वो इतना छोटा है कि उसको आयोनाइज करना मतलब उसको पोलराइज करना बहुत टफ है, तो उसको जो पोलराइज कर पाते हैं उसके लिए आपको जो है अच्छे खासे पोलराइजिंग वाले आपको क्या चाहिए बच्चों, कैटायन चाहिए, और जो जनरली इसको पोलराइज कर पाते हैं वो आपका लिथियम प्लस हो जाता है, ठीक है, आपका बेरिलियम 2 प्लस हो जाता है, आपका मैग्नीशियम हो जाता है, ये सभी इसको पोलराइज कर पाते हैं बच्चों, बाकी की औकात नहीं है कि इसको पोलराइज कर पाएं, और इसको पोलराइज नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे जो आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो आयोनिक कैरेक्टर ही मिलेगा। तो नेचर में अगर आप बात करोगे SnF4 कैसा होगा तो वो आयोनिक होगा, ये ऑप्शन भी सही है। और वहीं पे इन्होंने गलती कर दी कि PbF4 इज कोवेलेंट, जी नहीं, PbCl4 कोवेलेंट है, क्योंकि क्लोरीन को क्या है बच्चों पोलराइज कर लेता है लेड, लेकिन वो किसको नहीं कर पाएगा, वो फ्लोरीन को पोलराइज नहीं कर पाएगा, तो ये भी आयोनिक होगा, कोवेलेंट नहीं होगा। तो गलत ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 लास्ट बचता है SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। हम जो सिलिकॉन से बनाते हैं ना ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन से इसको हाइड्रोलिसिस करा के फिर हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं बच्चों, तो O के थ्रू जुड़ते चले जाते हैं, तो वो सब हम इसको हाइड्रोलाइज तो कराते हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस आसान है, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो जो रॉन्ग ऑप्शन था आपका एक ही था, कौन सा वाला, कि भाई PbF4 क्या है, कोवेलेंट है, जी नहीं, F पोलराइज नहीं हो पाएगा, इसमें कैसा कैरेक्टर होगा बच्चों, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 140 क्या बोल रहे हैं, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, तो बेसिकली आपको एक गैस दे रखी है जिसमें टेम्परेचर दिया हुआ है 300 के, आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर आपका बच्चों कांस्टेंट रहेगा, और वो गैस एक्सपेंड कर रही है एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो है 2 बार उसके अगेंस्ट, इनिशियली वॉल्यूम दिया है 0.1 लीटर, फाइनली कितना हो गया 0.25, वर्क डन बाय द गैस निकालना है। बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों, तो अपने को पता है वर्क क्या होता है भाई अपना -P external डॉट dV, P एक्सटर्नल कांस्टेंट है 2 बार, dV वाला को आप सिंपली तो dV बचा है तो इसको करोगे इंटीग्रेट तो क्या हो जाएगा भाई आपका V2 V1, V2 है 0.25 माइनस 0.1, तो ये आ गया -2 डॉट कितना जाएगा 0.15, लेकिन ये आएगा लीटर बार में। अपने को जो ऑप्शंस दिए हैं बच्चों सारे जूल में है, और यहाँ पे दिया हुआ कन्वर्जन भगवान की तरह है, तो लीटर बार जूल का हो जाएगा बच्चों इनटू 100, और ये आप निकालोगे तो ये आ गया -0.3 इनटू 100, तो सिंपली आ गया बच्चों आपका -30 जूल, और ये आप पाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 141 क्या पूछा गया है, कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज, ठीक है, तो भाई सबसे डिफिकल्ट इनमें से किसको प्रोटोनेट करना है, कौन इजीली प्रोटोनेट नहीं होगा। प्रोटोनेट करना मतलब बच्चों H+ वहां पे हमें चिपकाना है उस कंपाउंड में। अब H+ अगर ये एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो सबके पास क्या है, इधर ऑक्सीजन है सबके पास, तो लोन पेयर बेसिकली है, ठीक है, तो H+ आके यहीं लगना है। अब जितना आसान है
क्या है, लोन पेयर देना उतना इजीली H+ अपना आएगा, ठीक है। तो जितना टफ होगा लोन पेयर देना, ठीक है, उतना ही टफ क्या होगा बच्चों वहां पे H+ को, मतलब H+ यहाँ पे लगाना, यानी कि इनको प्रोटोनेट करना उतना ही टफ आपके लिए हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो लोन पेयर है वो बच्चों बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है तो उतना अवेलेबिलिटी उसकी नहीं रहेगी, तो H+ यहाँ पे आने की संभावना सबसे कम होगी। फिनोल के केस में तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें प्रोटोनेट करना टफ किसको है, तो हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि यार प्रोटोनेट करना है, ठीक है, मतलब H+ क्या कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हमें ये बताना है, अब बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या बताना है कि सबसे कम बेस की तरह बिहेव कौन करेगा, मतलब सबसे अच्छा एसिड कौन होगा। और सबसे अच्छा एसिड हमें पता है, ये तो क्या वाटर है, ये क्या हो गया भाई, फिर अपने अल्कोहल या ईथर है, यहां तो बात ही खत्म हो गई। और अगर आप यहाँ की बात करोगे, एसिड की बात कर रहे हैं, तो फिनोल है, तो फिनोल तो एसिडिक अपने बच्चों अल्कोहल्स वगैरह से ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 अपने को पूछा गया है, जो द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अपने को बताना है एम्फोटेरिक कौन सा है, मतलब जो बेस की तरह भी बिहेव कर सके और जो बच्चों एसिड की तरह भी बिहेव कर सके, तो दोनों नेचर जो शो करेगा वो अपना क्या होगा बच्चों, एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं, अपन उनकी लिस्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम भी पास में आ रहे हैं, याद कर लेना ये सब। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो ये वाला तो कंपैरेटिवली इजी था, अगर आपको नहीं भी पता है कौन होगा तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते थे कि यार ग्रुप 2 के हैं सारे, ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ऐसे दिए हुए हैं, कैल्शियम और फिर मान लो आपका स्ट्रोंशियम आ रहा होगा। अब हमें क्या बताने हैं यार, जो एसिडिक भी हो बेसिक भी हो। अब मेटल के हैं, ठीक है भाई, मेटल के ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड से वो कैसे होंगे बच्चों, आपके मेटल के हैं तो होंगे बेसिक, ठीक है। अब मेटल के होंगे तो बेसिक होंगे, एक बात देखना कि अब आप तो बेसिक तो सारे हैं, अब इनमें से जो एसिडिक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्फोटेरिक। इनमें से एसिडिक कैरेक्टर दिखाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, नीचे जाओगे बच्चों तो आपका क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या है, उसका बेसिक वाला और बढ़ता जाएगा, मतलब जो थोड़ा बहुत एसिड बनने की संभावना थी, एसिडिक कैरेक्टर शो करने की संभावना थी, वो नहीं कर पाएगा। मतलब अगर मुझे एसिडिक कैरेक्टर मिल सकता है तो वो मुझे टॉप पे ही मिलेगा, ठीक है। तो इतना सोच के आप इसको कर सकते थे, तो यहां से अपना बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आंसर हो जाता। लेकिन आपको ये लिस्ट बिल्कुल याद रहनी चाहिए, एग्जाम में काम आएगी, है ना, आ सकती नहीं आ सकती, लेकिन याद तो रहनी चाहिए। तो कौन कौन से हैं भाई, इसकी ट्रिक जो है ना, ये आपको बिल्कुल बताई गई होगी। तो कौन कौन से हैं भाई, देख लो पहले कौन कौन से, जिंक का है, एल्यूमिनियम है, लेड के दोनों है +2 +4 वाले, बेरिलियम का है, ठीक है, टिन के दोनों +2 +4, मैग्नीज वैनेडियम का +5, ठीक है, और क्रोमियम का +3 वाला है। इसके अलावा मेटलॉइड के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे बच्चों, वो सारे भी आपके क्या होंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे। यहां पे अगर आप बात करो कैसे याद करना है भाई इसको, तो ये है एक ट्रिक कि जनाबे अली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग मन से बजाया करो, बजाया नहीं बजाया करो ना, कि हमने वैनेडियम से उसको मैच कराना था, तो ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए भाई, जनाबे अली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग मन से बजाया करो, ये आपकी ट्रिक हो गई। तो इनके जो ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बच्चों क्या होंगे, एम्फोटेरिक नेचर आपका शो करेंगे। इसके अलावा मेटलॉइड के ऑक्साइड्स, ठीक है, तो ये अपने क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर हो गया बच्चों अपना बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 पूछा गया है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अब देखो इसमें कोई लॉजिक लगा नहीं सकते हैं, जो था वो था, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा ना, एनसीईआरटी से आया होगा, तो आपका जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बहुत आप क्या है नेगेटिव पाने की संभावना कम कर सकते थे। कैसे कि यार 8 हैं, ठीक है, अब सब में देखोगे तो आप क्या है, बीच वाले के ऊपर 2 ऑक्सीजन लगा रखी है, साइड साइड में 3-3, तो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी होनी चाहिए ना, थोड़ा सिमिलर बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इधर 3 और ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ 1 माइनस, तो ये सिमिलर नहीं है ना, सिमेट्री बेसिकली, सिमिलर मतलब सिमेट्री स्ट्रक्चर में होनी चाहिए थी, हम ये बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी सिमेट्री नहीं है, अब बचते हैं ये दो, अब इनमें सिमेट्री है ना, तो बस ये है कि आप तुक्का मारते तो जो है आपके 50-50 चांसेस होते, 4 में मारते तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी घट जाती, तो ऑब्वियसली नेगेटिव पाने की संभावना ज्यादा रहती। लेकिन सही मारना है तो पता होना चाहिए था, ये वाला होता है बच्चों आपका इसका ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 पॉलीमर से पूछा गया है। क्या पूछ रहे हैं, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, ठीक है बच्चों, बहुत बार आ गया है आपका, तो इसका हमें पता है भाई क्या होता है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बाकी सारे आपके बच्चों डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। नायलॉन 6, अब आपको यही पता होना चाहिए किसमें कौन सा कोपोलीमर है, कौन सा मोनोमर इसमें बच्चों यूज हुआ है, आपको सारे बिल्कुल याद होने चाहिए। नायलॉन 6 की बात करोगे तो आप कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलिसिस कराइए, कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको एक तरफ COOH मिलेगा, एक तरफ NH2 मिलेगा। फिर आप क्या करवाओगे, अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाओगे दूसरे मोनोमर से, तो बच्चों क्या है आपको नायलॉन 6
वहां पे मिल जाएगा 6 क्योंकि उसके मोनोमर में 6 कार्बन हैं। चलो ब्यूना एस की बात करोगे तो अपना क्या है बच्चों, ये 1,3 ब्यूटाडाइईन प्लस आपका स्टाइरीन, इनको मिलाते जाओगे तो आपको ब्यूना एस मिलता है। ठीक है, तो मतलब सब आपको सबके मोनोमर्स बच्चों पता होना चाहिए। ठीक है, नायलॉन 6 की बात करोगे आप तो नायलॉन 6 की बात हम करेंगे तो ये क्या होता है भाई आपका, ये आपका होता है भाई एडिपिक एसिड। अब 6 मतलब इसके पास इसके 2 मोनोमर होंगे, दोनों में 6 कार्बन होने चाहिए। तो एक में तो क्या होता है अगर आपको याद हो तो एक तो अपना है भाई COOH और बीच में दिए 4 कार्बन, इधर भी COOH, एडिपिक एसिड हो गया। प्लस अब कंडेंसेशन कराना है, अमाइड बनाना है तो NH2 वाला भी चाहिए, तो एक अपना हो जाएगा NH2C। अब कार्बन तो 6 चाहिए क्योंकि अपना 6 है, तो NH2 CH2 6 और NH2, तो अपना ये बच्चों हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, ये आपका बनाता है नायलॉन 6। और नायलॉन 6 की बात आप करोगे तो आपका ग्लाइसिन। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ग्लाइसिन जो आपका है ना, जो आपका एक अमीनो एसिड भी है, हम कह रहे हैं C पे एक NH2 होगा, एक COOH होगा, H होगा, H होगा। ओनली अमीनो एसिड जो आपका क्या है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि उसके पास 4 अलग अलग क्या है ग्रुप्स नहीं है, तो ग्लाइसिन होता है। प्लस आपका बच्चों अमीनो कैप्रोइक एसिड होता है, वो क्या होता है एडिपिक में, इसको हटा के NH2 लगा लीजिए। ठीक है, लेकिन यहां से क्या हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा कि हमें नायलॉन 6 चाहिए, मतलब 6 कार्बन तो हमें चाहिए, तो अगर कैप्रोइक एसिड है तो ये CH2 5 होता होगा। ठीक है, एक बार ये वाला चेक कर लेना है ना, आई थिंक यही है। तो लेकिन हमें ये पता है ये वाला बच्चा अपना क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 145, देखिए आप पूछ रहे हैं भाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्स थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो पहली वाली देखिए बेंजीन प्लस Cl2, आपका बच्चों गैमेक्सेन बन रहा है 666। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है, तो अगर आप देखो तो जो आपके डबल बॉन्ड्स है वो हट गए हैं और सब जगह Cl लग गया है, तो ये तो एडिशन लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है बल्कि अपना Cl बच्चों ऐड हो गया है, तो ये तो एडिशन रिएक्शन है। पहला तो सीधा स्ट्राइक ऑफ कर दो। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, आपके पास ये है प्लस HCl हीट किया CH2Cl आपके पास आ गया, तो क्या ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ होगा भाई, यहां पे पहले H आया होगा, प्लस बना होगा, Cl माइनस ने अटैक किया होगा, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये भी आपका बच्चा हो जाएगा गलत ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या है, आपके पास डाइजोनियम है और Cu2 Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं और अपना क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन बन गया है प्लस N2, तो यहाँ पे जरूर आप क्या कह सकते हो आप, यार ये N2 वाला ग्रुप गया है और Cl माइनस आके यहाँ पे लग गया है, तो यही बच्चों क्या है आपका एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल आया होगा, उसने N2 को उड़ाया है और क्लोरोबेंजीन बनाया है, तो ये भी मेरा नहीं है, यहाँ पे भी मुझे न्यूक्लियोफाइल लगता हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कब लगेगा वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या है आपके पास, बेंजीन है प्लस Cl2 है, AlCl3 हमने एक लुईस एसिड यूज किया है और हमने क्लोरोबेंजीन बनाया है, तो अगर आपको ये याद हो तो क्या होता है बच्चों इस वाली में, भाई आपका AlCl3 जो है उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो Cl2 अपना लोन पेयर उसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा और वहां से आपको मिलेगा Cl+ और फिर वो Cl+ करेगा बेंजीन रिंग पे बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपके पास बेसिकली कुछ ऐसा है, प्लस हम करें ClCl AlCl3 ये, ठीक है, ये अपना लोन पेयर देगा, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, आपका इस पे डेल्टा प्लस आएगा, तो Cl+ आएगा, वो Cl+ क्या है फिर बेसिकली ये Cl+ पे अटैक कर देगा, तो आपके पास यहां से जो बनेगा, तो हमने कहा एक ऐसे था, यहाँ पे Cl लग गया, अब Cl क्योंकि प्लस था तो माइनस वाला यहाँ पे माइनस यहाँ पे आया होगा, प्लस यहाँ पे फाइनली H+ निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपका दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, एरोमेटिसिटी वापस आएगी। क्लोरीन मुद्दे की बात है Cl+ रिंग पे लग चुका होगा और Cl+ बच्चों अगर लगा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है ना, H+ यहाँ से फाइनली निकल गया है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 146, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्या है भाई आपके पास, प्योर नाइट्रोजन है, इधर मैच कराना है किससे मिल सकती है, हेबर्स प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, डीकन्स प्रोसेस है ना बच्चों, काफी आसान है। अगर आप बात करोगे क्या क्या है भाई, तो अगर आप एजाइड से है ना, सोडियम एजाइड बेरियम एजाइड से अगर आप बात करोगे भाई प्योर नाइट्रोजन, तो हमें क्या है, अगर इनको बच्चों हीट करते हैं तो भाई आपका Na(N3) हुआ, इसको आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, Na+ आपको 3N2, इसको 2 ले लीजिए,
तो ये क्या है, आपको बिल्कुल प्योर नाइट्रोजन प्राप्त करने का तरीका है। तो अजाइड्स की हीटिंग से आपको प्योर नाइट्रोजन मिलती है। 1 में आ गया 4। हेबर्स प्रोसेस अंदर को भी पता है भाई, ये क्या होती है भाई, अपनी NH3 अमोनिया बनाने की प्रोसेस है। तो आपके पास N2 है प्लस 3H2 है और वहां से आप बनाते हो 2NH3 डेल्टा H। इस प्रोसेस का बच्चों क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने के लिए है। पहले सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, SO2 बनता है। SO2 का फिर अपन O2 के साथ करवा के बच्चों SO3 बनाते हैं और फिर SO3 के साथ कैटालिटिक अमाउंट अपन H2SO4 के डालते हैं तो अपना ओलियम बनता है और फिर ओलियम में पानी डाल डाल के आप H2SO4 बनाते रहते हो। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि ये H2SO4 के लिए है, ठीक है। तो काफी बेसिक बेसिक पूछा है, इसमें कुछ टफ ऐसा नहीं है। अगर आप एक भी मैच कर लेते कि भाई ये अपनी हेबर्स प्रोसेस है अपनी अमोनिया वाली, तो भी आपका काम शायद बन जाता, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। चलिए, या फिर हो रहा है नहीं, अगर आप ये कर लेते है ना हेबर्स प्रोसेस वाला, तो भी आपका आंसर आ जाता। चलिए लास्ट देखिए, डीकन्स प्रोसेस बच्चों क्लोरीन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें बेसिकली आप HCl और O2 की रिएक्शन करवाते हैं हम, Cl2 प्लस वाटर अपना बनता है। तो क्लोरीन के लिए डीकन्स ये है अपना बच्चों। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की आप बात करोगे वो है अपना H2SO4 के लिए, और हेबर्स प्रोसेस अमोनिया हो गई, और अजाइड्स प्योर नाइट्रोजन अगर आपको चाहिए तो अजाइड्स की हीटिंग करते तो अपने को प्योर नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। और अगर आप इनको सही मैच कराओगे जैसा बताया गया है तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर 2 में आपको सही आंसर दिया गया है। चलिए बच्चों अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2 in 4-ine। अब बात ये, अगर आप ये बनाने चले गए पेंट 2 in 4-ine तो आप कहोगे क्वेश्चन गलत है ना। सही बात भी है गलत भी है, क्योंकि नेमिंग ऐसी हो नहीं सकती। तो पेंट मतलब 5 बनाए, 2 पे इन, चलो यहां लगा दिया 4 पे आइन। अब बात ये 4 पे आइन अगर आप लगाओगे तो नंबरिंग फिर यहां से शुरू हो जाती 4 5। भाई देते हैं हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, लेकिन नंबरिंग सेम हो तब देते हैं। अगर ये भी यहीं पे होता तब मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता, लेकिन यहां मुझे देखिए अनसैचुरेशन को पहला जो मिनिमम नंबर है वो यहां पे मिल जा रहा है, तो इस बार आप अल्काइन वाला पहले आएगा, ये बेचारा 3 पे चला जाएगा। तो इसलिए नेमिंग गलत है, लेकिन ठीक है, गलत सलत बनेगा तो यही। तो हम कह रहे सिग्मा और पाई गिनने हैं, पाई गिनोगे 1 पाई ये रहा, 2 पाई ये रहे, पाई है आपके 3। सिग्मा गिनने जाओगे तो हर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा है, तो 1 2 3 4 तो ये हो गए। और अपने हाइड्रोजन गिन लीजिए आप, ये अल्काइन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ 4 है ना, 4 हो गए थे 5, एक हाइड्रोजन यहाँ 6, एक यहाँ 7 और आपके 3 यहाँ, तो टोटल 10। तो अपने 10 हो गए बच्चों सिग्मा, 3 हो गए पाई, और ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3 में। नेमिंग बिल्कुल गलत दी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 है ना, ये थोड़ा बायो का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन अल्कलाइन अर्थ मेटल M एज द कोफैक्टर। तो पूछ रहे भाई M क्या है, तो बेसिकली एंजाइम्स को कोफैक्टर की जरूरत है, कुछ एटीपी को एडीपी बनाने में, पता नहीं। तो बोल रहे हैं भाई कोफैक्टर क्या होगा, ठीक है, कौन सा मेटल होगा, क्या वो कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, बेरियम होता है, या फिर मैग्नीशियम होता है। तो बेसिकली आपके कोफैक्टर क्या है, तो जो आपके क्या है, जो आपका बच्चों एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स में क्या है, कुछ आपके नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी बोलते हो। तो वही अगर वही अब मेटल आयंस भी हो सकते हैं, तो जब मेटल आयंस होते हैं वो नॉन प्रोटीन ग्रुप आपके, तो उन्हीं को हम बोल देते हैं क्या, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स बेसिकली एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को बढ़ाते हैं बच्चों। और यहाँ पे लेकिन ये सब बकवास की बातें हैं, काम की बात है। कौन सा मेटल होता है, तो आपका होता है बच्चों मैग्नीशियम, और ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 149 क्या बोल रहे हैं कि PCl5 के बारे में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट PCl5। तो अगर हम देखें कौन सा गलत है, देखिए PCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई ये आपका, ठीक है, तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl 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 Cl, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस होगा, ठीक है। तो ये रहा अपना ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब अपने को बताना है यार कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अपने को बताया जो इक्वेटोरियल वाले हैं, भाई इक्वेटोरियल में 3 हैं, तो तीनों के बीच में 120 का एंगल होगा, और ये तो सीधी लाइन है तो इसके बीच में 180 होगा। अगर हम इस P और Cl और इस P और Cl के बीच में बात करें बॉन्डिंग एंगल कितना होगा, तो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये जो इक्वेटोरियल वाले हैं उनके बीच में 120 है, क्योंकि टोटल 360 है एक प्लेन में। तो अपन ने कहा भाई, तो देखिए 3 इक्वेटोरियल PCl5 मेक 120, सही बात है, एक्सियल मेक 180, सही बात है। अब बोल रहा है एक्सियल आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, ये बात तो सही है, ये भी हमें पता है। अब एक बचता है तो वही गलत होगा। तो मुद्दे की बात ये, अगर आपको ये नहीं पता था कि भाई PCl5 रिएक्टिव होता है नहीं होता है, लेकिन आपको बाकी 3 ऑप्शन जो दिए हैं बच्चों काफी आसान है, तो वहां से भी आप कह सकते थे कि यार PCl5 नॉन रिएक्टिव जो बोला है ये ऑप्शन जो है बकवास है, गलत है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं
ये वाले लंबे हैं, इक्वेटोरियल क्या है, छोटे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल बच्चों आपका काफी रिएक्टिव होता है, ठीक है, रिपल्शन इसमें होते हैं, तो आपका ये नॉन रिएक्टिव नहीं रिएक्टिव होगा। तो ऑप्शन जो सही है यहाँ पे वो है अपना ऑप्शन नंबर 2। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150 क्या पूछ रहे हैं, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट के है, टाइम पूछ रहे हैं भाई 99% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। तो भाई आपको अगर याद हो कि एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, नहीं है तो निकाल लेते हैं, तो भाई माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स के इंटू ए की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, यहां से आप माइनस डी ए बाई ए इक्वल्स के डी टी, ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपके पास हो जाएगा एल एन, है ना, ए नोट से ए फाइनल कर रहे हैं, तो एल एन ए फाइनल बाई ए नोट नेगेटिव इक्वल्स के टी। अब बात ये है कि ए फाइनल कितना है, 99% खत्म करना है, मतलब कितना बचेगा, अगर स्टार्टिंग में ए नोट है तो फाइनल मेरे पास बचेगा बच्चों कितना, 0.01 ए नोट, तो ए एफ की वैल्यू है 0.01, रख दीजिए, क्या आ जाएगा माइनस एल एन और 10 to the power -2 इक्वल्स के टी, ठीक है। अब ln को log में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस को भी बाहर ले आते हैं, तो हमने कहा ये हो जाएगा 2.303 log 100 इक्वल्स के टी, ये वैल्यू सिंपली 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 10 to the power क्या है बच्चों 2 है, तो ये हो गया भाई 4.606 इक्वल्स के टी, तो टी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4.606 बाई के, ठीक है बच्चों। तो इतना जाएगा आपका टाइम, इतना टाइम लगेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 151 क्या बोला गया है भाई, यहां से यहां इसके लिए सुटेबल रिएजेंट कौन सा है, ये रिडक्शन अपने को करवाना है। अल्काइन से अच्छी बात है, सिस अल्कीन बना रहे हैं, अपने को पता है भाई, चाहे लिंडलर करवाइए या फिर रोजनमंड करवाइए, सिंपली अगर आप H2PT H2PD से करवा देंगे तो वो बच्चों फुल रिड्यूस करेगा, मतलब वो अल्काइन को सीधा अल्कीन में लेके जाएगा। हमें अल्कीन पे रोकना है, तो अपने पास यार एक तो है सोडियम में लिक्विड अमोनिया, लेकिन ये क्या करेगा, ये ट्रांस देता है, ये देता है बच्चों ट्रांस अल्कीन, और अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपका लिंडलर्स कैटलिस्ट H2PDC, है ना, और क्विनोलिन यूज कर रखा है, वैसे बताया नहीं है भाई CaCO3 है क्या है, कुछ भी हो, बात ये है कि आपको क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे सिन अल्कीन ही मिलेगा। और ये वाला तो कैटालिटिक हाइड्रेशन करवा रहे हैं, कीटोन मिल जाएगा, तो ये तो बिल्कुल वाहियात ऑप्शन है, तो बच गया अपना कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 152 क्या पूछा गया है भाई, पूछा गया है द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। अब ऑप्शंस पढ़िए क्या बोल रहे हैं, और ऑप्शंस में जितनी बात कर रहे हैं, ऑप्शंस में सारी बातें करने की, जो पाई बॉन्ड बन रहा है मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में, ये किस किस का ओवरलैप है, इसमें ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है या d है, ऑप्शंस जैसे दिए गए हैं वो बता रहा हूं कि भाई p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन है, p ऑफ मैंगनीज है या फिर d है, या फिर बोल रहे हैं कि कोई पाई बॉन्डिंग इनके स्ट्रक्चर में है ही नहीं, ठीक है। अब ये तो हमें पता है पाई बॉन्डिंग तो है, पहले ये डिस्कस करते हैं कि क्या जो ये पूछ रहे हैं, जो ऑप्शंस दिए हैं और जो पूछ रहे हैं, क्या उसमें मतलब कोई लॉजिक बनता है। देखो यार, पूछ रहे हैं कि भाई टेट्राहेड्रल है, अब टेट्राहेड्रल का होना भाई, तो हम बता रहे हैं कि यार इसकी जो ज्योमेट्री है वो ये है, शेप इस टाइप की है, लेकिन क्या उसका पाई बॉन्ड से कोई रिलेशनशिप है, नहीं है, तो मतलब अब फिर आप क्या करोगे कि ठीक है पूछ तो कुछ रखा है, उसको आप इग्नोर मार दो एक पल के लिए, अब बस आप यहां से जो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है कि यार कौन सी बात सही बोल रखी है, आप वो वाला ऑप्शन यहां से चूज कीजिए। तो बोल रहे हैं दोनों टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप स्टेरिक नंबर देखोगे तो भाई इसमें भी आप सिग्मा बॉन्ड्स गिनिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हम कह रहे हैं स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, मतलब एक है टेट्राहेड्रल होंगे। लेकिन ध्यान रखना हाइब्रिडेशन की आप बात करोगे, दोनों में sp3 नहीं है, इस वाले में क्या है बच्चों, मैग्नेट में sp3 है, और परमैग्नेट में बात करोगे आप तो D3s हाइब्रिडेशन हम बोलते हैं, ठीक है। अब वो कैसे है वो सब अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये केवल FST का सॉल्यूशन है अब, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखना इसमें sp3 नहीं है, D3s हाइब्रिडेशन अपना किसमें, परमैग्नेट में है। अब देखिए, तो अब हम अगर कहें यार इसमें अगर sp3 है, ठीक है, तो p तो इसके गए, ठीक है, तो p इसके यूज हो गए, तो क्या बचे फिर d बचे, और ऑक्सीजन के पास तो कोई d है नहीं, तो मैंगनीज के पास क्या बचे हैं, d बचे हैं, तो मैंगनीज के तो d यूज हो रहे होंगे इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और ऑक्सीजन का p यूज हो रहा होगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो ये देखिए, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज, यही आपका बच्चों बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पे टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेम इसके केस में अब आप यहाँ पे कह सकते हो यार D3 हो गया, मतलब अब इसके 2 d बचे हैं, तो 2 जो होंगे पाई वो d और p के बीच में होंगे, एक जो बचा होगा वो आपका p वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 153 क्या बोल रहे हैं, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग वन इलेक्ट्रॉन E नॉट इक्वल टू 0.059 एट 298, टेम्परेचर इतना है, E नॉट सेल इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन है तो n इक्वल टू 1 है और ये वैल्यू दे रखी है, अपने को निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेल का। सिंपल सी बात, अपने को फार्मूला पता है, डेल्टा G इक्वल्स डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K, और अगर इक्विलिब्रियम है डेल्टा G 0 तो डेल्टा G नॉट आपका हो जाएगा बच्चों माइनस RT ln K, और यही इक्वल होता है किसके, माइनस NF E नॉट के, क्योंकि अपना जो वर्क है उसको अपन इक्वल करते हैं किसके, इलेक्ट्रिकल वर्क को गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज के बराबर। तो हमने कहा यहां से ln K आपका आ गया NF E नॉट बाई RT, लॉग में कन्वर्ट कर लीजिए 2.303 log K इक्वल्स n की वैल्यू 1 है, E नॉट रख दीजिए 0.59 और बच गया क्या, F बाई RT, और यहां से 2.303 ले आइए, उसको भी यहीं शामिल कर दीजिए 2.303, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 2.303 RT बाई F 0.059, तो ये पूरी वैल्यू कुछ नहीं है 0.059 है, और ये कट करोगे बच्चों तो कितना आएगा आपका 10, और 10 आ गया मतलब ये क्या बन गया आपके पास कि log K इक्वल्स 10, ठीक है, तो K क्या हो जाएगा बच्चों यहां से सिंपली आपका 10 की पावर 10, ठीक है, तो इतना आपको आना चाहिए, और ये आपका है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 154 क्या बोल रहे हैं, pH ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, ठीक है, और वी हैव टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको pH दिया है ना, यहाँ पे OH माइनस आया ना तो हम कह रहे हैं POH हो जाएगा 14 माइनस 9 इक्वल्स 5, तो मतलब OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा 10 टू द पावर माइनस 5, और क्योंकि हम इसमें बात अब देखिए केस पे निकालना है CaOH ट्वाइस, भाई ये देगा आपको Ca2 प्लस 2 OH माइनस, OH माइनस का कंसंट्रेशन है इतना, मतलब ये कितना है 10 टू द पावर माइनस 5, OH माइनस पूरा जितना है, अब ये मत करना OH माइनस साथ 2 लगा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, यहाँ पे जो भी है तो इक्वेशन लिख रहे हैं, लेकिन है क्या ये, भाई ये जितना भी आएगा वो OH माइनस का कंसंट्रेशन ही तो देगा, तो वो तो है अपने पास 10 टू द पावर माइनस 5, लेकिन ये पता अपने को यार ये जो होगा वो इसका आधा होगा, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, मतलब ये रहा होगा 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 2। अब केस पे निकालना है तो आसान है, क्या करेंगे भाई, केस पे निकालना है तो Ca2 प्लस का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा उसका स्क्वायर, क्योंकि इसकी वो है बच्चों कोएफिशिएंट 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू ये है आपका KSP, और ये आप निकालोगे देखिए 10 टू द पावर माइनस 15 बाई 2 आपको कहीं मिले तो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका 0.5 इंटू 10 टू द माइनस 15, भाई ये 5 5 10 बनेगा, 15 बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर बाई 2 है तो 0.5 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 155 क्या पूछ रहे हैं, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, तो डेल्टा G मतलब भाई कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो कितना होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, एंट्रोपी चेंज कितना होगा, एंथैल्पी चेंज या फिर वॉल्यूम में चेंज होगा नहीं होगा। जब आप दो चीजों को मिक्स करते हो एक सॉल्यूशन में ना, अपन दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, तो आइडियल मिक्सिंग में क्या बोलते हैं हम, ये बोलते हैं कि यार जैसे इंटरेक्शंस, मान लो मैं मिक्स कर रहा हूं A और B को, तो A जब अपने आप में A था तो A में जो इंटरेक्शंस थे, और B जब अकेला था तो B में जो इंटरेक्शंस थे, तो अगर दोनों को मिलाने के बाद A और B में भी वैसे ही इंटरेक्शंस रहते हैं, ना तो अट्रैक्शंस बढ़ना है, ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ना ज्यादा वो रिपेल हो रहे हैं, सेम इंटरेक्शंस जैसे इंटरेक्शन इनके बीच थे, जैसे इनके बीच थे ए बी के बीच में वैसे ही इंटरेक्शन रहने चाहिए, ठीक है, उस केस में अपन बोलते हैं आइडियल मिक्सिंग। वॉल्यूम इसका V1 था, इसका V2 था, मिलाने के बाद V1 प्लस V2 आना चाहिए, क्योंकि ना तो वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं, तो मतलब V1 प्लस V2 ही आपका जो इनिशियली था V1 V2 वो उस बदलने वाला नहीं है। तो वॉल्यूम आपका जो है बच्चों वॉल्यूम चेंज नॉन जीरो नहीं हो सकता, वॉल्यूम चेंज जीरो होगा आइडियल बोल रहे हो तो, और ना तो ये ज्यादा स्टेबल बना है ना अनस्टेबल, जैसे पहले इंटरेक्शन थे बच्चों वैसे ही है, तो ना तो इसने हीट रिलीज की ना हीट लेगा, तो एंथैल्पी चेंज जो होगा आपका वो भी बच्चों आपका इस केस में क्या होता है जीरो। अब देखिए बच्चे जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं यार S और G जीरो क्यों नहीं है, दो सॉल्यूशन आपने मिलाए तो तुरंत मिल जाएंगे, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना यार, आप दो चीजों को मिला रहे हो मिलेगी तो स्पॉन्टेनियस है, और अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G शुड बी लेस देन जीरो। तो बच्चों अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो तो उसका डेल्टा G तो लेस देन जीरो ही होगा, क्योंकि वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा G वुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। एंट्रोपी पहले ए अकेले थे
बी अकेले थे, अब दोनों को मिला दिया तो ए और बी बन गए हैं, तो अब भगदड़ ज्यादा होगी, है ना। हमने एक तरह से रैंडमनेस सब ज्यादा बढ़ा दी है, पहले ऑर्डर्ड था, ये ऑर्डर्ड था। अब आप मान लीजिए आप भाई एक तो मान लीजिए एक तरह की चीज है और आप एक 10 तरह की चीजें मिला रहे हो, किसमें ज्यादा रैंडमनेस है? तो जो आप जितना ज्यादा मिलाते जाओगे उसमें रैंडमनेस उतनी बढ़ती रहेगी। तो हम कह रहे हैं यार ए अकेला था, बी अकेला था, दोनों को मिलाया, ए भी बन गए, अब ज्यादा भगदड़ होगी, तो एंट्रोपी बच्चों आपकी क्या इस प्रोसेस की, वो 0 नहीं होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1, जिसमें डेल्टा H इक्वल टू 0 दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 156 क्या पूछा है? A gas at 350 Kelvin and 15 bar has molar volume 20% smaller than that for an ideal gas under same conditions। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि भाई आपकी जो आइडियल का जो वॉल्यूम है वो क्या है? 20, बेसिकली रियल का जो वॉल्यूम है वो आइडियल से 20% कम है, तो रियल का वॉल्यूम कम है ना? और फिर पूछ रहे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z कैसा होगा? यार अगर आइडियल में अपन इंटरेक्शंस मानते नहीं है, फोर्स वगैरह, ठीक है, तो जब रियल में आओगे आप तो हमने कहा यार वॉल्यूम आपका कम हो गया, तो मतलब अट्रैक्शंस आए होंगे ना यार। अगर वॉल्यूम कम है मतलब अट्रैक्शंस होंगे, रिपल्शन नहीं हो सकते, तो फोर्स तो अपन ने कहा यार अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे होंगे। और दूसरा Z कैसे डिफाइन करेंगे? Z आपको पता है भाई, Z अपन डिफाइन करते हैं Vm मोलार वॉल्यूम आइडियल का बाय मोलार वॉल्यूम अपना किसका बच्चों? सॉरी, रियल का बाय आइडियल का। तो मोलार वॉल्यूम रियल गैसेस के लिए बाय आइडियल गैसेस के लिए, और क्योंकि रियल का 20% कम बोल रहे हैं मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी कम है, तो ये वैल्यू आएगी लेस देन 1, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और Z की वैल्यू जो होगी बच्चों वो होगी आपकी लेस देन 1। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढिए आप, Z लेस देन 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 157 क्या पूछ रहे हैं? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेसिकली अपने पास क्या है ना, ये तो एनसीईआरटी से सीधा उठाया गया है। क्या है बच्चों अपने पास? भाई R3N, R2N, Rn। तो बेसिकली अपने पास एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी है। अब क्या होता है, हम कह रहे हैं यार अच्छा बेस मतलब जो लोन पे इजीली दे सके। लोन पे इजीली कौन देगा? अगर उसको कोई मदद कर रहा है तो 3 मिथाइल ग्रुप लगे प्लस आई से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, उसकी लोन पे देने की इच्छा और ज्यादा होगी। तो मैंने कहा अगर मैं इंडक्टिव से देखूं तो मेरा 3 to 1 ऑर्डर होना चाहिए, टर्शियरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। लेकिन जब ये H+ एक्सेप्ट करेगा, मान लीजिए प्राइमरी ने H+ एक्सेप्ट किया, CH3NH2 था, एक H+ लेके आया, प्लस आया। अब एक सॉल्यूशन में है बच्चों, तो क्या होगा? वाटर का जो ऑक्सीजन होगा और इसके जो हाइड्रोजन है इनमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आपका कॉन्जुगेट बनेगा स्टेबल। कॉन्जुगेट जितना स्टेबल होगा आपका बेस उतना अच्छा होगा। बेसिकली अगर एसिड है, एसिड का कॉन्जुगेट स्टेबल है तो एसिड स्ट्रांग होगा। बेस है, बेस का कॉन्जुगेट स्टेबल है तो आपका बेस स्ट्रांग होगा। तो जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बनेगा उतना स्टेबल आपका एसिड या बेस होगा। और यहाँ पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा बच्चों क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मतलब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, और वो ज्यादा होगी तो स्टेबल होगा, तो बेस अच्छा होगा। तो हमने कहा तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्यों? हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो ये कम रहेंगे, ये कम रहेंगे तो प्लस आई वाला इफेक्ट कम रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो अगर मैं इस वाले लॉजिक से देखूं तो मेरा आना चाहिए 1 2 3। तो कुल मिला के 2 वाला जो है ये सेफ साइड खेल गया, ये दोनों में क्या है? बीच में है, तो सबसे आगे आ जाएगा आपका 2। और अगर आप मिथाइल के लिए बात कर रहे हो बच्चों तो इंडक्टिव उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, तो ऑर्डर आता है 2 1 3। लेकिन अगर आप इथाइल या फिर उसके आगे चले गए तो इंडक्टिव क्या है वहां पे डोमिनेट करने लगेगा, तो ऑर्डर आएगा 2 3 1। तो 2 1 3 वाला ऑप्शन देख लो यार, ऑप्शन नंबर 3। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोला गया है? For the second period elements, the correct increasing order of first ionization enthalpy is। क्या क्या दिया है अपने को? भाई लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हमें बताना है यार फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। एक बात समझिए कि भाई जब आप लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं पीरियड में तो क्या होगा? अपने को पता है Z इफेक्टिव बच्चों अपना बढ़ता रहता है, ठीक है, क्योंकि सेम आपकी शेल है और सेम शेल में हम क्या बोल रहे हैं कि यार आपका एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में आ रहा है आपका, वो उसकी वजह से क्या होगा भाई उन इलेक्ट्रॉन्स पे बच्चों ज्यादा फोर्स लगने लगेगा। उसकी वजह से क्या है आपकी रेडियाई भी छोटी होने लगती है और Z इफेक्टिव आपका बढ़ता रहता है। अब उसकी वजह से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो आपको दिक्कत होगी। अगर भाई कोई यहाँ पे है और एक कोई यहाँ पे है, अब Z इफेक्टिव अगर आपको बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो भाई Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आप इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी होती है क्या, कि अगर आपका कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या आ गया, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड आ गया,
तो बच्चों उसका उसके आसपास वालों से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाई हमें पता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड बच्चों ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर वहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो तो आप एक स्टेबल से अनस्टेबल स्पीशीज बना रहे हो, तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा होगी, लेकिन किन से ज्यादा? केवल उसके आसपास वाले एटम से ज्यादा होगी। जैसे अगर आप बात करोगे लिथियम की, तो लिथियम का क्या है भाई 1s2 2s1, यहां पे क्या हो जाएगा बेरिलियम का 1s2 2s2। तो मैंने कहा ये फुल्ली फील्ड आ गया बेरिलियम पे। फिर हम गए बोरोन पे, तो अब P स्टार्ट हो जाएगा भाई 1s 2s 2p, तो मैंने कहा यहाँ पे 2p1 रहेगा, यहाँ पे 2p2 और 2p3, अगेन हाफ फील्ड आ गया है। तो आपको नाइट्रोजन पे ध्यान रखना है, आपको बेरिलियम पे ध्यान रखना है। ऑक्सीजन पे जाओगे अगेन 2p4, है ना। 2p4 के बाद हम जाएंगे भाई फ्लोरीन पे 2p5, और नियोन तो बच्चों नोबल गैस है और ऑब्वियसली बात है लास्ट में भी है, तो ये तो सबसे ज्यादा होगी इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आप एक नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो। ठीक है, अब देखिए, तो हमने कहा यार यहां पे आया ये क्या फुल्ली फील्ड, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इसके आसपास वालों से ज्यादा होगी। नॉर्मल ट्रेंड में हम कह रहे हैं लेफ्ट टू राइट आपकी बढ़ेगी, लेकिन अगर ये आ गया तो इसकी क्या है इससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने कहा यहां से शुरू कर लेते हैं, है ना, लिथियम से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा लिथियम की सबसे कम, उससे ज्यादा अब बेरिलियम आएगी या बोरॉन, पहले बच्चों आएगा बोरॉन, फिर आ जाएगा बेरिलियम, क्योंकि वो फुल्ली फील्ड हो गया था। उसके बाद हम चले कार्बन पे, ठीक है, तो हमने कहा उसके बाद कार्बन, अब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा, तो हमने कहा फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, फिर सिंपल है फ्लोरीन एंड नियोन। और अगर आप ये ऑप्शन देखोगे बच्चों, ये वाला बेसिकली ऑर्डर किस ऑप्शन में है, तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर 4 में है लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहे हैं, which mixture of the solutions will lead to the formation of negatively charged colloidal sol। और किसका बनाना है हमें सोल नेगेटिवली चार्ज्ड, ये इसका सिल्वर आयोडाइड का। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अगर आपको नहीं भी पता है यार ये सोल वोल कोलोइडल, तो आप सिंपली क्या कर सकते थे, आप यहां देखो कि यार नेगेटिवली चार्ज बनाना है, मतलब भाई Ag आई की पहले पीपीटी बनेगी, और फिर अगर आई माइनस रहा एक्सेस में तभी तो नेगेटिवली चार्ज बन पाएगा, तभी तो उसके अराउंड आई माइनस आपको मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्या होना चाहिए, जो आयोडाइड वाला पार्ट है वो एक्सेस में होना चाहिए, ताकि Ag वाले को प्रेसिपिटेट करा भी दे, उसके बाद मेरे पास आयोडाइड बचे। तो मैंने कहा आप देखते हैं यार यहाँ पे 50 ml 2 मोलर AgNO3 है, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो यहाँ पे कितने हैं आपके पास 100 मिलीमोल है। भाई अगर आप बात करो तो हम कहते हैं भाई मोलैरिटी आपकी होती है क्या, मोल्स बाई वॉल्यूम, लेकिन वो लीटर में होता है, लेकिन यहाँ ml में है तो मोल्स आएंगे मिलीमोल्स में। तो हमने कहा भाई 50 ml है, 2 मोलार है, तो ये हो गए 100 मिलीमोल्स। तो भाई पहले वाले ऑप्शन में 100 वर्सेस यहाँ पे देखिए 50 इंटू 1.5, तो हमने कहा 75। तो हमने कहा यार 75 से 75 तो क्या कर जाएंगे, अब AgNO3 प्लस Ki, रिएक्शन देखना, AgNO3 प्लस Ki, तो बेसिकली AgI का प्रेसिपिटेट प्लस KNO3, तो 75 से 75 गए। फिर आपके पास क्या आयोडाइड एक्सेस में नहीं, वो तो लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे 75, Ag वाला ज्यादा है, तो हमने कहा ये आपको क्या है, क्या नहीं दे पाएगा बच्चों, नेगेटिव सोल नहीं पॉजिटिव सोल दे देगा। ठीक है, सेकंड वाला देखिए 50 और 0.12 और 50 इंटू 0.1, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गए बच्चों 5 मिलीमोल यहाँ पे हैं, और यहाँ पे कितने हैं भाई 12 5 या 60, तो 6 यहाँ पे हैं। अभी भी कौन एक्सेस में है, Ag वाला, गलत। 50 इंटू 1 50 इंटू 1.5 कौन ज्यादा हो गया, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 75 आ रहे हैं, यहाँ 50 आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये दे देगा। और यहाँ पे तो 50 वर्सेस बच्चों कितना है, 50 इसके हैं, 100 इसके हैं। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा हमने कहां पे मिस्टेक की है। तो मिस्टेक कहीं नहीं की है, तो इसमें अपने दो आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई 50 ही है, यहाँ पे देखिए 50 इंटू 1.5 75 आ गए, और यहाँ पे 50 है AgNO3, और ये कितने आ गए 100 मिलीमोल्स आ गए। तो दोनों में ही अपना जो आयोडाइड वाला है Ki, पोटेशियम आयोडाइड बच्चों एक्सेस में है, तो नेगेटिव सोल ही दोनों केसेस में हमें मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 बोथ आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 160 क्या बोला गया है भाई, फॉर द सेल रिएक्शन, क्या है सेल रिएक्शन, 2Fe3 प्लस I माइनस, तो Fe3 प्लस रिड्यूस हो रहा है Fe2 में, और जो आपका आयोडाइड है वो जो है आयोडीन में -1 से 0 में। तो हमें क्या निकालना है बच्चों इस रिएक्शन के लिए, आपको E0 दे दिया गया है, E0 है भाई 0.24,
आपसे पूछा है कि डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो बच्चों बहुत ही आसान, एफ की वैल्यू दे दी है। डेल्टा जी नोट जो है गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है उसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर रखते हैं। हम कहते हैं डेल्टा जी नोट शुड बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। एन की वैल्यू बस केवल आपको यही निकालनी थी, एन की वैल्यू। हमने कहा यार ये +3 से +2 में गया, लेकिन कितने 2 गए, तो +3 से +1 में 1 का चेंज, लेकिन 2 +3 वाले गए तो 2 का चेंज। ये यहां पे भी देख लीजिए आप, चाहे आप यहां से देखिए रिडक्शन वाले से, चाहे आप ऑक्सीडेशन वाले से, आपको पता लग जाएगा। देखिए I माइनस में हमने कहा यार ये -1 से गया 0 में, ठीक है, लेकिन I2 बन रहा है बेसिकली, तो 2I माइनस आपको चाहिए होंगे, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो 0 में जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो होगी 2, f की वैल्यू दी हुई है 96500, ठीक है, और आपका E नोट सेल दिया हुआ है बच्चों कितना 0.24। इस बेहतरीन वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा बच्चों, आपके पास आंसर आएगा -46320 जूल्स पर मोल, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आएगा। और इसकी बात आप करोगे, ये तो जूल में है, किलो जूल में करोगे तो ये हो जाएगा -46.32, ठीक है, और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल वैल्यूज पुट करनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 161 क्या पूछ रहे हैं, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E, जहां पे E क्या है, ऑक्सीजन फैमिली के एक एक एलिमेंट आप लगाते जाइए, H2O, H2S, H2Se, Te और फिर पोलोनियम वाला। तो पूछ रहे हैं यार थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। यार आप ग्रुप के अलोंग नीचे जा रहे हो तो हमें पता है साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो जो जैसे H2O की बात करें हम, तो हमने कहा H2O कैसा है आपका, ये O है, यहाँ पे HH, ठीक है बच्चों, 2 लोन पेयर। तो जब आप ग्रुप के अलोंग नीचे जाओगे तो आपका भाई ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, से टेलुरियम से आपका पोलोनियम, तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो जो बॉन्ड लेंथ होगी O और H की, वो बॉन्ड लेंथ मतलब OH वाली जो बॉन्ड लेंथ है, बाकी केसेस में SH जो होगी, तो वो बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बच्चों तो वो क्या है, कम हीट देने में टूट जाएगी, और कम हीट देने में टूट गई मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, तो सबसे ज्यादा जो होगी इसकी होगी, और नीचे जाने पे आपकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो ये आप देखोगे भाई डिक्रीजिंग होगी, है ना, ग्रुप के लोग नीचे जाओगे तो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, और डिक्रीजिंग ट्रेंड अगर आप देखोगे तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर 1 में आपको यही ट्रेंड दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस अपने को पता है भाई, N2 + 3H2 गोइंग टू 2NH3, अमोनिया के कितने मोल्स बनाने हैं 20। बस मेन बात ये थी आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 20 मोल अमोनिया के चाहिए, तो उसके लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए, आसान सी बात है, हाइड्रोजन के 3 से 2 आ रहे हैं तो 30 से आएंगे 20। कुछ नहीं करना है, सिंपल है यार कि भाई 3H2 लोगे तब 2NH3 बनेगा, तो एक H2 से कितनी अमोनिया बनेंगी 2/3। अमोनिया कितनी बनानी है आपको, तो समझ लो आप, एक H2 लोगे तब 2/3 बनेगी, और अगर आपकी 20 बनी है, यार देखो 3:2 है तो 20 का कितना होगा 30, ठीक, मतलब वो तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हम जो करने वाले थे, आपको ऐसे करना पड़ेगा उल्टा कि भाई एक NH3 से कितना हाइड्रोजन चाहिए आपको 3/2, तो अगर 20 चाहिए आपको अमोनिया के तो इतने चाहिए आपको हाइड्रोजन के, तो बेसिकली 30, ठीक, और 30 आप पाओगे ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 163 क्या पूछा गया है, which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region। तो बच्चों आपको याद रखना है कि भाई केवल एक ही है, कौन सा, बामर की वाली जो है वो आपकी विजिबल रेंज में आएंगी, और बामर की सारी भी नहीं, मतलब बामर की अगर आप बात करो, बामर का मतलब आपने पता है n = 2 में आनी चाहिए, तो हम कह रहे मान लीजिए n = 3 है, 4 है, 5 है, फिर मान लीजिए 6 7 है, तो 3 से 2 आई, एक फिर 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। तो अगर आप कलर याद रखना चाहो तो ये जो 3 से 2 आई है बच्चों ये रेड होती है ना, इस वाली का कलर आप बात करोगे तो ये ग्रीन है, और ये वाली जो है अपनी तीसरी जो है, ठीक है, बेसिकली ये हुई 3 4 5 6, तो बेसिकली आपकी 5 से 2 आ रही है ना, इसका कलर आपका होता है बच्चों क्या, इसका होता है आपका ब्लू, और आपका जो 6 से आ रही है इसका कलर बच्चों आपका होता है वॉयलेट, ठीक है। तो ये है, इसके बाद बामर की अगर कोई मान लो 7 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो वो है, वो विजिबल रेंज में नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो केवल आपकी ये 4 है बामर की जो विजिबल रेंज में आती है, इसके अलावा बच्चों कोई भी विजिबल रेंज में आपका ट्रांजिशन नहीं आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 क्या बोला गया है कि भाई एक कैटायन है C, एक एनायन है A,
ए जो है वो अपना HCP बना रहा है और जो कैटायन C है उसने 75% ऑफ ऑक्टेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई किए हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही आसान है बच्चों। अगर ये आपका HCP बना रहा है हेक्सागोनल, है ना, क्लोज पैकिंग, तो हेक्सागोनल वाले में क्या होता है आपका, अगर आपको याद हो तो भाई ये रहा आपकी, ठीक है, इस तरह से होंगी और फिर सेम पैकिंग आपकी नीचे बेसिकली ये अगर आप देखो तो 1 2 3, ठीक है, फिर आपकी ये 4 5 6 और एक होता है बीच में। तो ये जो यहां पे आ रहे हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/6, ठीक है। तो और 6 हैं ऐसे तो 1/6 × 6 ये हो गए 1। जो बीच में आया उसका कंट्रीब्यूशन हाफ, लेकिन एक ये भाई ए लेयर आई, बी लेयर, फिर दोबारा ए लेयर जो आएगी उसमें दोबारा मिलेगा आपको, तो 1/2 × 2 एक आएगा वहां से, ठीक है। और आपका बीच में जो है, बीच में आपके कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे आपके बीच में, तो आपके 3 आ गए बीच में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई 1/6 × 6 ये, और ऐसा ही एक नीचे भी होगा तो +1। तो टोटल आपके कितने बच्चों, इसमें आपके टोटल 6 एटम बेसिकली आपके एक हेक्सागोनल की एक यूनिट सेल में आ रहे होंगे। भाई 3, भाई आपका AB टाइप का अरेंजमेंट है तो हम कह रहे हैं ABA। जो B है उसमें 3 होंगे, ठीक है। और ये जो 6 है आपके इनका कंट्रीब्यूशन 1/6, जो बीच में आ रहा है उसका 1/2, तो 1/2 यहां से, और जो ये वाली A होगी 1/2 यहां से आएगा तो 1 ये हो गया, 1/6 × 6 1 हो गया, तो 1 इस वाली लेयर में और एक ही नीचे वाली में 2, और आपके 3 आ गए बीच में, तो टोटल आपके 6 एटम आए। तो 6 हम कह रहे हैं यार अपने A कितने हैं, तो A है बेसिकली 6। और अगर आप बात करो भाई जितने आपके एटम होंगे आपके किसमें बच्चों, यूनिट सेल में, उतनी ही कितनी होंगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हम कह रहे हैं टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी है 6, लेकिन उसका 75% ही ऑक्यूपाई कर रहा है C, तो मतलब 3/4, ठीक है। यहां से कितना आ गया 3 2, तो आपका जो C है वो कितनी है 9/2, ठीक है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें इंटीजर में तो क्या बनेगा, तो हमने कहा C है 9/2, A है 6, तो ये कितना बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C9 A12, या फिर मैं बोल लूं C3 A4। तो ऐसा कुछ आपका बनना चाहिए बच्चों, और C3 A4 आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 पूछा गया है, द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इज, तो भाई एलेनिन दिया है, लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन, ठीक है। अब कौन सा है, अब देखो यार, अब टोटल आपको पता है टोटल 20 है, ठीक है। इसमें 11 और 9 का बाइफर्केशन है, तो 9 है अपने एसेंशियल और 11 है नॉन एसेंशियल, और उनमें एक अपना क्या है, एलेनिन भी है, ठीक है। रटना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 क्या बोल रहे हैं, एक अल्कीन था, उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, अपने को जो मिला वो बना प्रोपेनॉन प्लस इथेनॉल मिला। तो पूछ रहे हैं अगर उस अल्कीन में अपन HCl का एडिशन कराएंगे तो क्या बनेगा। सिंपल सी बात है, आपको वापस आना है यहां से, तो जो आपके ओजोनोलिसिस के बाद के प्रोडक्ट हैं, सिंपल सी बात है भाई, यहां डबल बॉन्ड आया है, यहां डबल बॉन्ड आया है, मतलब कैसा रहा होगा, आप ऐसे अरेंज कर दीजिए भाई, ये ऐसा है, दूसरा क्या है CHO और CH3 इथेनॉल, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड के पास लाइए, H को इधर ले जाइए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो हमने कहा C डबल बॉन्ड C, एक C ऊपर एक C इधर और इधर CH3, ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। तो अल्कीन A अपनी ये रही होगी, इसमें HCl का एडिशन कराओगे बच्चों, मार्कोनिको एडिशन होगा, है ना। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जो आपका H+ है भाई, HCl देगा H+ और Cl-, डबल बॉन्ड ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, H+ इसके ऊपर जाके लग जाएगा, तो अब किधर लगेगा, H कहां लगेगा भाई, एक बात देखिए कि हमें पता है यार डबल बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ो प्लस-, क्यों, क्योंकि प्लस आपका यहां आया 3 डिग्री है, ज्यादा स्टेबल होगा, तो H आपका लगेगा यहां पे, ठीक है, और प्लस आ गया यहाँ पे तो Cl- लग जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और ये प्रोडक्ट आप देखोगे आपको मिल रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन है, उस पे 2 कार्बन, एक Cl और फिर आगे आपकी इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 167 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल। भाई क्या है, एक आप देखो अगर तो टिन का हाइड्रोक्साइड के साथ एक हेक्सा वाला है, एक सिलिकॉन का, है ना, 6 क्लोरीन है, इधर 6 फ्लोरीन है अपने, और इधर फिर आपका जर्मेनियम का है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, फिर लेड। अब यहां पे क्वेश्चन केवल और केवल स्टेरिक हिंड्रेंस का है, क्योंकि अगर आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, आपके पास क्या है, बेसिकली सिलिकॉन है और हम उसके आजू बाजू कितने क्लोरीन लगा रहे हैं, 6, तो हम कह रहे हैं यहां Cl 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 Cl,
अब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो आपकी शेल जुड़ती जा रही है एक, तो आपका साइज जो है वो तो बढ़ता जा रहा है। तो साइज अगर बढ़ रहा है सेंट्रल का तो फिर वो अपने आसपास अकोमोडेट कर सकता है ज्यादा। लेकिन अगर सेंट्रल वाले का साइज ज्यादा नहीं है तो बच्चों वो अपने पास, और क्लोरीन अगर देखिए हम तो क्लोरीन का साइज भी ठीक ठाक है, तो ऐसे 6 क्या है सिलिकॉन के बाजू बाजू में अकोमोडेट वो नहीं कर पाएगा, तो ये वाली आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्शन होगा, तो ये अनस्टेबल स्पीशीज है। वहीं पे आप ऐसे भी सोच सकते थे कि यार देखो यार टिन और जर्मेनियम इनका साइज तो बहुत बड़ा हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर SiCl6 एग्जिस्ट करता तो ये तो करता ही करता, ठीक है, वो करता ही करता, और हाइड्रोक्साइड का साइज भी कोई ज्यादा बड़ा है नहीं, और ये तो टिन में चला गया तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही, और Cl कर रहा है तो F भी करता, मतलब कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? F तो छोटे हैं तो ये तो कर जाएंगे, मतलब Cl वाला जो है बच्चों वो एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा। तो यार थोड़ा सा लॉजिकली भी सोच सकते थे यहाँ पे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 168। क्या बोला गया है भाई? अपने को इधर कंपाउंड्स दिए गए हैं, कुछ जेनॉन के ही है ना, जेनॉन के अपने फ्लोरीन F4 है, F6 है ना, XeO3 है, तो जेनॉन के ही है अपने, और अपने को जेनॉन वाले की इनकी शेप बेसिकली मिलानी है, भाई पिरामिडल है, स्क्वायर प्लेनर है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, कैसी शेप बेसिकली होगी। लास्ट वाले शुरू करते हैं बच्चों, काफी आसान सवाल है। XeO3 आप देखोगे तो हमने कहा जेनॉन के आउटर मोस्ट में भाई अपने 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, O3 है, मतलब डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक बचेगा लोन पेयर, क्योंकि 6 बन गए यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक बन गया लोन पेयर, तो ये तो बच्चों कैसी लग रही है अपने को? पिरामिडल शेप। तो इसका जाएगा अपना आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ना, ये होगा, और D1 से मैच होगा। XeF4 आप देखिए तो हमने कहा है F को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, तो एक की शेयरिंग होगी, तो 4F है तो 4 की शेयरिंग होगी, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, तो सिंपल सी बात है, तो अगर 2 बचे तो ये Xe और ये 2 लोन पेयर आपके रहे, और इधर F F F F। शेप की बात करोगे तो वो प्लेन वाले एटम आ जाएंगे आपके, ठीक है, क्या हो जाएगी सिंपल इसकी आपकी स्क्वायर प्लेनर, और शायद मैंने स्क्वायर प्लेनर 2 बार लिख दी है, तो एक स्क्वायर पिरामिडल है, पिरामिडल, ठीक है। तो ये कैसा है बच्चा? आपका स्क्वायर प्लेनर है, तो XeF4 में क्या आ जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। अगला देखिए XeF6। अब XeF6 में भाई 6 तो शेयर हो गए, बच्चे एक लोन पेयर बचा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन बचा, XeF6 है, तो ऑक्टाहेड्रल तो ऑलरेडी बन गया भाई। जब 6 आए, ये आपने लगाए यहाँ पे जेनॉन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये लो, तो हमने कहा यार ऑक्टाहेड्रल तो बन गया, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल बनने के बाद उतना सुंदर नहीं बना है, तो इसको सुंदर बना भी नहीं सकते अभी, तो छोड़िए, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल तो बन गया, अब एक लोन पेयर बचा है, तो वो लोन पेयर बच्चों एक जो फेस है इसका, मान लीजिए एक फेस है, ठीक है, तो भाई इस फेस पे इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है, तो इसको अपन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो जेनॉन वाले में जो आएगा वो हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक बचता है XeOF4। XeOF4 अगर आप देखोगे तो उसकी शेप कैसी होगी भाई? तो हमने कहा डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, है ना, 4 बनेंगे फ्लोरीन के साथ, क्या सिंगल बॉन्ड, बचेगा क्या अपने पास? एक लोन पेयर। तो अगर आप बनाने जाओगे तो हमने कहा जेनॉन F F F और आपका F, ठीक है, तो ये बन गए FF वाले, ठीक है, एक डबल बॉन्ड आएगा बच्चों, एक आपके पास लोन पेयर आएगा, तो क्या है ये? स्क्वायर पिरामिडल आपकी शेप ये है। तो C में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आप करेक्ट मैच कराएंगे तो हम कह रहे हैं A में आना चाहिए सेकंड, B में आना चाहिए थर्ड, C में आना चाहिए बच्चों फोर्थ, और D में आना चाहिए 1, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 169। क्या पूछा गया है? अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो हमें बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। भाई ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो बच्चों अपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है ना, बढ़ा देती हैं। भाई वो आपकी सन से लाइट आई, कुछ रेज जो है रिफ्लेक्ट कर गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं तो कुछ गैसेस जो है अपने एटमॉस्फेयर में ऐसी होंगी जो उनको ट्रैप कर लेंगी, जिनकी वजह से आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेयर अपना जो टेम्परेचर जितना रहना चाहिए अर्थ पे उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ तो नेचुरली है अपने एटमॉस्फेयर में गैसेस जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बढ़ रहा है। जैसे अगर आप बात करो तो जैसे भाई हम बात करें CO2 है ना, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, ओजोन है, ये सब गैसेस हैं, ठीक है। वो अलग बात है CO2 अब अपनी फैक्ट्रीज वगैरह इन सब चीजों से और ज्यादा बढ़ रही है इसकी अमाउंट, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस इनको अपन बोलते हैं। लेकिन ओजोन जो है थोड़ा सा, अब आप सोचो क्या ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है? बिल्कुल है। अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में है
तब तो अच्छी बात है ना। हम बात करते हैं भाई ओजोन लेयर है जो अपने को सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर रही है, बेसिकली हार्मफुल रेज को वो अर्थ तक आने नहीं दे रही है। तो अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर ये नीचे वाले लेयर में आ गई जहां पे क्या है ये अपनी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, जहां पे ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग का काम भी करेगी। तो O3 जो है ओजोन, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो धोखा खा के इसको क्या है आप ये मत बोल देना कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है बच्चों। मीथेन की हमने बात की वो तो है ही। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस आपकी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैन मेड भी हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वो सारे जो हैं वो भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस में ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 पूछ रखा है कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है। बट डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट से है ना, सेम स्पीशीज अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो अलग अलग में जा रही होगी, एक ऊपर एक नीचे। जैसे अगर आप बात करो इसमें तो हम बोल रहे हैं Cu इसमें +1 में है, यहां वो +2 में चला गया, यहां 0, तो 1 से 2 में चला गया और नीचे 0 में भी चला गया और वही कॉपर हो जा रहा है। तो ऑक्सीडाइज भी हुआ है, रिड्यूस भी हुआ है, तो बेसिकली वो डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ है। तो ए तो है, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो रहा हो तो कि ऊपर और नीचे वाली से मिला के बीच वाली में जा रहा हो तो बच्चों उसको बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। फिलहाल डिस्प्रोपोर्शनेशन देखना है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा K-4 इसमें आपका मैंगनीज +7 में है, तो ऑब्वियस सी बात है और ऊपर जा नहीं सकता, तो ये तो हो नहीं सकती। चाहे बेशक वो अब देखो बेशक चाहे बच्चा वो +6 और +4 में जा रहा है, दो अलग अलग ही नहीं, एक ऊपर एक नीचे होनी चाहिए। तो ऐसा चकमा मत खा जाना कि आप देखो यार मैंगनीज जो है +7 से दो अलग अलग में जा रहा है, आप इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन मार्क कर दो। जी नहीं, क्या होना चाहिए, अगर +7 था तो एक +7 से ऊपर जाना था और एक +7 से नीचे जाना था, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। अगला देखिए मैंगनीज यहाँ जो है बच्चों +6 में है, यहाँ चला गया +7 में और यहाँ चला गया +4 में, ये काम कर जाएगा है ना। तो ये भी काम कर जाएगा और बी भी काम कर जाएगा, ठीक है। सी अपना बीच वाला ऑप्शन है ना, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख लिया है तो आप एडजस्ट कर लेना। चलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए बच्चों, यहाँ पे है +7 में है, +2 में है और दोनों मिला के कहां चला गया है +4 में, जो हम बात कर रहे थे कॉम्प्रोपोर्शनेशन। अगर आप इन चारों को समझते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे, अच्छे से समझना है क्या हुआ है। तो हमने कहा डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है वो ए है और बी है, तो ए एंड बी बोथ है ना। तो ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171। क्या बताना है कि यार अपने पास क्यूमीन था है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको आप बोल रहे हो, भाई क्यूमीन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, कुछ ए बना, उस ए में अपन ने H+H2 डाला तो फिनोल प्लस एसीटोन बना। अगर आपको याद हो फिनोल की प्रिपरेशन जब अपन ने करवाई थी आइसोप्रोपाइल बेंजीन से, ठीक है, तो उसमें एक मेथड ये भी था, ठीक है, जहां पे अपन हाइड्रोपेरोक्साइड वाली मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, भाई यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपके पास, पहले आपका क्या है सनलाइट के प्रेजेंस में उसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे रेडिकल जैसे ही बनेगा आपका, ये बेंजीन है बच्चों, यहाँ पे 1C 2C, यहाँ पे बना आपका रेडिकल। O2 जो है उसका भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा और एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल है ना इधर। तो हमने कहा इन दोनों बीच में बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड बन गया तो ये इस तरह से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपका बनेगा और H रेडिकल फिर यहाँ जुड़ जाएगा बच्चों। तो ऐसी स्पीशीज आपके पास बनती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई यहाँ H+ आएगा, ये प्लस बनेगा, ये वाटर निकलना चाहेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, लेकिन ये जब निकलेगा तो इस O पे प्लस आएगा, उसको स्टेबलाइज करने के लिए फिनाइल शिफ्ट करेगा तो प्लस आएगा यहाँ पे, फिर वाटर अटैक कर देगा। तो वो सारी बात की बातें हैं। लेकिन आपने देखा फिनोल, ये जो बेंजीन रिंग है, ये फिनाइल पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ चुका है, तो बेसिकली फिर ये फिनोल बन के वहां से निकल लेता है और यहाँ जो प्लस आएगा वहां H2 अटैक मारेगा, तो ये एसीटोन वाला पार्ट बन जाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि ए क्या है, ए क्या था, H+ के अटैक करने से पहले ये, ठीक है। इस तरह का कुछ आपको मिलेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 क्या पूछा गया है, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज। तो आप पहले समझते हैं क्या एजियोट्रोप क्या है। तो जो आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी उसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए ए और बी को मिलाया तो एक ऐसी कंपोजिशन होगी कि उस कंपोजिशन पे क्या है, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या है बच्चों, वो बॉइल कर जाएगा। एक रेंज ऑफ टेम्परेचर बॉइल नहीं करेगा, एक फिक्स टेम्परेचर बॉइल कर जाएगा। और क्योंकि वो उस फिक्स टेम्परेचर बॉइल कर रहा है, आपके पास ए और बी लिक्विड सॉल्यूशन में है, ठीक है। अब वो जो भी कंपोजिशन है उसकी कि भाई ए का X% होना चाहिए, बी का Y%, तो उस पे क्या है वो सीधा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सीधा वेपर फेज में चला जाएगा।
तो वेपर फेज में जितना भी जा रहा है वो सेम कंपोजिशन मिलेगी आपको। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप कभी भी उन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाओगे। जनरली हम क्या करते हैं कि यार एक ज्यादा वोलेटाइल है एक लेस वोलेटाइल है, तो हमने उनको बॉईल किया तो ज्यादा वोलेटाइल है वो वेपर फेज में ज्यादा मिलेगा, उसको कंडेंस करा लेंगे, फिल्ट्रेट को दोबारा बॉईल करेंगे, ऐसा करते करते अपन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर उस कंपोजिशन पे आप फंस गए तो उस कंपोजिशन पे आपको हर बार वेपर फेज में वही कंपोजिशन मिलती रहेगी, तो आप उनको सेपरेट कैसे करोगे? तो ना तो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर को आप फुल्ली सेपरेट कर सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आप एज़ोट्रोपिक कंपोजिशन नहीं भी ले रहे हो तो भी वो बॉईल होते होते हुए लास्ट में आपका फिल्ट्रेट जो है वो एज़ोट्रोपिक कंपोजिशन पे आएगा ही आएगा, ठीक है, और उसके बाद सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो हम बोल रहे हैं लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, मतलब मुझे चाहिए मिलाने के बाद जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए बच्चों, बढ़ चुका हो। ऐसा कब होगा, अगर आपने दो चीजों को मिलाया और आप बोल रहे हो कि भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, मतलब उनके बीच में जो इंटरेक्शन है बच्चों वो बढ़ चुके हैं, पार्शियल प्रेशर कम हो चुका है, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट तभी बोलते हैं कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आपका बच्चों क्या हो जाए, पार्शियल प्रेशर हो जाए, तब बॉइलिंग शुरू हो जाती है। तो हम कह रहे हैं अपने को मैक्सिमम चाहिए, मतलब इंटरेक्शन बढ़ चुके हो तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो दोनों के रिश्ते को क्या है और बढ़ावा दे। तो हम कह रहे हैं पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, तो CS2 नॉन पोलर है, एसीटोन पोलर है। एसीटोन जब अकेला था अच्छी पोलैरिटी थी, अच्छा खासा इसका क्या है डाइपोल मोमेंट थी, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या इंटरेक्शन अच्छा था, तो आसानी से नहीं उड़ रहा था। CS2 आपने बीच में पटक दिए, बिल्कुल नाजायज है ना, बकवास है एकदम। तो क्या करेंगे ये, इस एसीटोन के बीच में इनकी जो बॉन्डिंग थी, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था उसको वीक करेंगे और अब ये मिक्सचर बच्चों कम पे बॉइल हो जाएगा। तो ये तो नहीं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है ये, लेकिन ये मिनिमम का एग्जांपल है आपका, मैक्सिमम बॉइलिंग का नहीं है। हेप्टेन प्लस ऑक्टेन ये तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, आपको जो एज़ोट्रोपिक वाली कहानी मिलेगी और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मिलेगी। तो आइडियल जो बना रहा है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, दोनों क्योंकि नॉन पोलर है बच्चों, तो यहाँ पे जो है ना, तो वो सारी चीजें भाई आइडियल मिक्सिंग है तो आपका डेल्टा V वॉल्यूम मिक्स जीरो होगा, है ना, आपका डेल्टा H एंथैल्पी वाला जीरो होगा। लेकिन ध्यान रखना है डेल्टा G और डेल्टा S ये जीरो नहीं होंगे, क्योंकि डेल्टा G मतलब हम कह रहे हैं कि यार आपकी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज, तो अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, आप दोनों मिला रहे हो लिक्विड्स को, मिल जाएंगे, तो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस तो डेल्टा G में जो चेंज होगा वो लेस देन जीरो होगा। और अगर आप बात करो एंट्रोपी की तो रेंडमनेस तो बढ़ेगी, तो एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगी, चाहे आपकी मिक्सिंग आइडियल हो या नॉन आइडियल। तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अगला देखिए ऑप्शन नंबर 3, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंटरेक्शंस बढ़ चुके होंगे, इनको बॉईल करने में और मेहनत करनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका होगा, तो ये बिल्कुल फॉर्म करेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। इथेनॉल प्लस वाटर वो मिनिमम फॉर्म करता है बेसिकली। तो पहले इन दोनों में अच्छी आपस में क्या है, खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, दोनों को मिलाया, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं रह पाती, जिसकी वजह से क्या है आपका इनका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा और आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों कम हो जाएगा। तो ये मिनिमम बॉइलिंग फॉर्म करेगा। और अगर आप मैक्सिमम की बात करोगे तो कौन फॉर्म करेगा, आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि नाइट्रिक एसिड और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 173 क्या पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4FeCN6। काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप देखो यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं, ठीक है। हमने क्या कहा भाई K4 है तो +4, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, और -4 इस पे आया, तो बेसिकली Fe चला गया है +2 में, क्योंकि भाई 6 माइनस वाले यहाँ है ना, वो उधर जाएंगे +6 बनेगा, तो हमने कहा +2 में है। अब Fe अगर +2 में है, Fe का अगर आप ग्राउंड स्टेट का देखो तो हम बोलते हैं भाई क्या होता है 3d6 4s2, +2 किया s के भाग गए, तो हमने कहा बचा है 3d6। अब 3d6 में तो ये रहे आपके d के 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराएगा तो बच्चों ये दोनों उठ के यहां जाएंगे, डी के आपको 2 खाली मिलेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो भाई 3 2 बेसिकली जो स्प्लिटिंग हुई होगी, है ना, अगर हम इसको कंसेप्चुअली देखना चाहें तो जो आपके डी के 5 थे उनकी एनर्जी पहले बढ़ेगी क्योंकि लिगेंड और इनके इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा, और उसके बाद बच्चों dx2y2 और dz2 ऊपर चले जाएंगे, और आपके dxy dyz dzx नीचे। जो पेयरिंग हुई है पहले आप जो कम एनर्जी वाले हैं उनको भरोगे, तो ऑब्वियसली भाई ये 6 की 6 पेयरिंग आपकी ये लो यहां हो गई। तो जो आपके T2g हैं और जो Eg हैं, Eg में 0 है, T2g में 6 हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कौन सा, 4th। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 174 क्या बोला गया है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड्स कौन कौन से हैं भाई, H2O एंड HF। अब ब्रोंस्टेड भाई साहब ने क्या कहा था कि भाई अगर एसिड है
तो वो क्या करेगा बच्चों, अपना H प्लस लूज करेगा। अगर ब्रोंस्टेड बेस है तो वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। और क्योंकि हमें क्या निकालना है, अब देखिए कि जो ब्रोंस्टेड एसिड होगा, हम कह रहे हैं वो H प्लस लूज करेगा, तो एसिड H प्लस लूज करे क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो सिंपल सी बात, बस थोड़ा सा घुमाया है लैंग्वेज में, लेकिन पूछा क्या है कि भैया H प्लस अगर छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा। तो अगर ये H प्लस निकाल देगा तो बनेगा OH माइनस, ये H प्लस निकाल देगा तो F माइनस, तो आपके हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड बनेंगे। और ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 175 क्या पूछा गया, देखिए विच विल मेक बेसिक बफर। ठीक है, तो पहले समझते हैं बफर कौन बनाएगा, ठीक है, उसके बाद आते हैं बेसिक बफर क्या होगा। तो बफर कौन बनाएगा, आपने को पता है बफर वो होते हैं यार जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक बात समझना कि अब ऑप्शन देखिए, पहले क्या दिया हुआ है, आप देखो अगर आप, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है और उसके साथ ये क्या है, किसी वीक की रिएक्शन करवा रहे हैं। अब अगर इनमें से आपका स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट ज्यादा रहा, भाई मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन करवा रहे हो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा रहा तो सारे वीक बेस को खत्म ही कर देगा और लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, जो एक्स्ट्रा अमाउंट का जो आपके पास बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो बचेगा। वो चेंज इन पीएच में बच्चों क्या रेजिस्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर आप बेसिक कुछ भी मिलाओगे वो तुरंत उसको खत्म कर देगा और H प्लस का आयन उसमें क्या है, कम हो जाएगा, है ना, H प्लस जो क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो अब हमें क्या चाहिए, तो आपको एक वीक बेस चाहिए और उसका कॉन्जुगेट चाहिए। ठीक है, दोनों चाहिए कि अगर आप यार एसिडिक कुछ मिलाओ तो उससे बेस वाला रिएक्ट करे, बेसिक कुछ मिलाओ तो उससे एसिड वाला रिएक्ट करे। ठीक है, या आप तो क्या चाहिए आपको, या तो एक वीक बेस हो और उसका कॉन्जुगेट पड़ा हो आपके पास सॉल्यूशन में, या फिर एक वीक एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस पड़ा हो। अब ध्यान से देखिए, तो हम कह रहे हैं यार या तो आप क्या लो, मान लो आप वीक एसिड से भी बनाना चाह रहे हो या वीक बेस से बनाना चाह रहे हो, तो आप अगर उसकी स्ट्रॉन्ग वाले से रिएक्शन करवा रहे हो तो स्ट्रॉन्ग वाला कम अमाउंट में रहना चाहिए ताकि वो वीक वाले को पूरा खत्म ना करे और वीक वाले का कॉन्जुगेट ही बन जाए। ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए मैं पहले ऑप्शन 2 पकड़ता हूं, मैंने कहा ऑप्शन 2 में क्या बोल रहे हैं कि यार 100 ml 0.1 मोलर HCl, मतलब बच्चों मल्टीप्लाई कर दो 10 मिलीमोल, तो मेरे पास HCl के 10 मिलीमोल, और क्योंकि n फैक्टर 1 है तो 10 मिलीमोल से मुझे 10 मिलीमोल ही H प्लस मिलेंगे। और यहाँ पे कितना 10 मिलीमोल OH माइनस, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों इक्वल अमाउंट में है, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस वाटर। क्या एक्सेस में रहता तो बन जाता बफर, जी नहीं, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है यार, कैसे बन सकता है बफर। ठीक है, अपने को वीक तो चाहिए ही उसमें, तो हमने कहा ट्रू तो वाहियात ऑप्शन है, हटा दो। मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं, पीएच 7 आ जाएगी, है ना, अगर 25 डिग्री सेल्सियस बात कर रहे हैं 25 पे तो पीएच आएगी 7, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा, सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अब हम 3 देखते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है 50 ml 0.1 मोलर, मतलब 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस क्या है यहाँ पे 2.5 मिलीमोल वीक एसिड। भाई ये इससे रिएक्ट कर जाएगा और ये फाइनली बचेगा 2.5 मिलीमोल स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस ये जो वीक एसिड है तो खत्म हो जाएगा और इसका क्या मिलेगा आपको, एसिटेट आयन मिल जाएंगे, CH3COO- Na+। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था, वीक वीक चाहिए, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही आप मान लीजिए इसमें अभी भाई यहाँ पे जो पीएच होगी मेनली वो किसकी वजह से होगी, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। तो अगर मैं मान लीजिए मैं अगर 1 मिलीमोल एसिड डाल देता हूं अभी, तो ये तुरंत उनको एब्जॉर्ब कर जाएगा, उनको तुरंत रिएक्ट कर जाएगा उनके साथ, और ये कम बचेगा, कम बचेगा तो पीएच कम हो जाएगी मेरी, है ना, कम या ज्यादा, लेकिन पीएच चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा चेंज इन पीएच को। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग के बस की बात नहीं है, 3 भी गलत है। अगर ये ज्यादा होता तो बात बन जाती, लेकिन ज्यादा कौन है, मेरा स्ट्रॉन्ग बेस। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या है 10 मिलीमोल, यहाँ पे देखिए 100 × 0.1 10 मिलीमोल मेरे पास NaOH है, और क्या है यहाँ पे एसिटिक एसिड की आप बात करोगे वो कितना है बच्चों, वो भी मेरे पास 10 ही है। ठीक है, तो 10 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, भाई ये वीक बेस, वीक एसिड मेरा पूरा खत्म हो गया, मेरे पास फाइनली क्या मिलेगा, मुझे इसका कॉन्जुगेट मिलेगा, मुझे फाइनली क्या मिलेगा, CH3COO- Na+ मिलेगा जो 10 मिलीमोल होगा। लेकिन मेरे पास एसिड कहां है, बेस से रिएक्ट करने के लिए, मेरे पास तो केवल बेसिक पार्ट है, मेरे पास तो केवल इसका कॉन्जुगेट बेस है, एसिड कहां है, तो ये भी बच्चों नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमें बेसिकली दोनों चाहिए यार, एसिड से रिएक्ट करने वाला भी कोई प्रेजेंट हो, बेस से रिएक्ट करने वाला भी प्रेजेंट हो। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 10 मिलीमोल H+ है, ठीक है, और 20 मिलीमोल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रहा एसिड, ये रहा बेस, अगर रिएक्ट भी करेंगे, ये 10 है 20 है, तो 10 बन जाएगा क्या, इसका कॉन्जुगेट, और 10 तो ये बचेगा। अब मेरे पास है, क्योंकि जब भी रिएक्ट करेंगे तो मैंने कहा 10 मिलीमोल इसके हैं
20 मिलीमोल मेरे पास वीक बेस के हैं, तो एक तो क्या बनेगा मेरे पास, रिएक्ट करेंगे तो NH4 प्लस और Cl माइनस, तो ये बन गया मेरे पास कॉन्जुगेट एसिड, और ये रहा 10, उसके बाद 10 तो बचा ही रहेगा, तो 10 हो गया ये, और 10 ही बचा क्या मेरे पास, कॉन्जुगेट बेस बचा मेरे पास, और 10 ही कॉन्जुगेट एसिड है। तो अब मेरे पास वीक एसिड और वीक बेस है। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आपका पीएच में चेंज को रेजिस्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या है बच्चों, बनाएगा बफर। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 176। 176 में क्या बोला गया है, 176 में बोल रहे हैं कि भाई 4D 5P 5F और 6P इनको अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या है बच्चों अरेंज करना है। सिंपल अपन अब्बो प्रिंसिपल लगाएंगे, क्या है भाई, D की वैल्यू कितनी होती है 2, P की कितनी होती है 1, F की कितनी होती है 3, P की कितनी होती है 1। तो अब देख लीजिए 4 + 2 6, 5 + 1 6, 5 + 3 8 और 6 + 1 7। तो हमने कहा भाई अगर दोनों बराबर हो जाए वैल्यू तो फिर n के अकॉर्डिंग देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये अपना 4, तो हम कह रहे हैं 4D का कम होगा 5P से, तो अगर आप अरेंज करोगे सबसे आगे 5F आएगा, उससे कम हो जाएगी 6P की, उससे कम हो जाएगी बच्चों किसकी, देखिए 4 वाला लास्ट में होगा, तो हम कह रहे हैं भाई किसकी, 5P की ज्यादा होगी, और सबसे कम हो जाएगी बच्चों 4D की। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये आपको मिलेगा, तो हम कह रहे हैं 5F सबसे बड़ा, उससे छोटा 6P, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको यही ऑर्डर दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 177, क्या बोल रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। अब ये तो थोड़ा बायो का सवाल लग रहा है, लेकिन देखिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है कि भाई बैक्टीरिया की वजह से जितनी डिजीज होती हैं उनमें से अब दो हैं यार, एक है नैरो स्पेक्ट्रम, एक है अपना है ना वाइड स्पेक्ट्रम होगा जो भी है, लेकिन नैरो वाले का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होती हैं उनमें से मतलब बहुत ज्यादा डिजीज को खत्म नहीं कर पाने वाली जो आपके पास मेडिसिन है वो है नैरो स्पेक्ट्रम, कि बहुत लिमिटेड स्पीसीज को, बैक्टीरिया की जो बहुत लिमिटेड स्पीसीज है उन पे ही अटैक कर पाती है, उन्हीं को मार पाती है, उन्हीं को इनहिबिट वो कर पा रही हैं, तो वो दवाइयां हैं नैरो स्पेक्ट्रम वाली। और वाइड रेंज वाली कौन हो जाएंगी, जो बैक्टीरिया की वजह से होने वाली ज्यादातर बीमारियों को संभाल लेती हैं, ठीक कर लेती हैं, वो अपना बच्चों वाइड रेंज में आएगा। तो हम बोल रहे हैं यार कौन सी है ना, तो रटने वाला सवाल था बच्चों, तो आपकी जो पेनिसिलिन जी है ये क्या है, आपकी नैरो रेंज स्पेक्ट्रम है, तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अपनी कौन सी है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बाकी सारी तो आपकी फिर इसका ऑपोजिट जो बचा, जो ज्यादा रेंज को अटैक कर पाएंगी, बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं उनमें से ज्यादातर को जो सही कर पाएंगी वो ये तीनों बाकी बचे हुए ऑप्शन हैं। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 178 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है आपके पास है बच्चों, क्या है 1 2 आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और हम अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा भाई, ये एसिड है, ये बेस है बच्चों, रिएक्ट करवा दीजिए। तो हमने कहा ये बेंजीन है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड OH और रिएक्ट करवाओगे तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, माइनस NH4 प्लस। जैसे स्ट्रॉन्ग हीट करोगे है ना, आप यहां से वाटर निकाल दीजिए, आपको क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हीट करने पे वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे आपको अमाइड मिल जाएगा CONH2, H2O हमने निकाल दिया है, ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा, लेकिन और स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो लोन पेयर है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे वो आप अटैक करवा दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, यहां से भाई यहां से जो बनेगा, तो मैंने कहा अटैक करोगे ये माइनस चला जाएगा, एक आपके पास OH था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, N यहाँ पे आ गया, इस पे अटैक कर दिया और N पे हो गया, अभी कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे आपके पास प्लस चार्ज N पे आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है भाई, प्लस चार्ज आ गया है तो ये तो अपना H प्लस लूज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप इसको क्या कर देते हो, OH OH कर देते हो, या तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब दो OH स्टेबल नहीं है तो एक डबल बॉन्ड O कर लीजिए, या फिर इसको H प्लस बना के उड़ा दीजिए और इनको यहाँ पे वापस ले आइए, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए। कुल मिला के बात क्या है कि यहाँ से एक वाटर निकल जाएगा और आपके पास C डबल बॉन्ड O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो फाइनली बन रहा है मेरे पास, क्या बन रहा है, तो फाइनली आपके पास जो बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N N और यहाँ पे होगा H, इसके पास होगा लोन पेयर। तो ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 179, थोड़ा थ्योरेटिकल है, पहले 180 देख लेते हैं। क्या बोला गया है, ये भी थ्योरेटिकल है लेकिन ये छोटा है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
इस मेलेकाइट, ठीक है। तो देखिए पहला वाला क्या है, Fe3O4 है, एक कॉपर पायरेट दिया हुआ है, ठीक है, एक सीधा कॉपर का हाइड्रोक्साइड है। तो अपना हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट ये वाला जो है बच्चों, ये है आपका मेलेकाइट, ठीक है। बाकी ये तो मैग्नेटाइट है, ये कॉपर पायरेट है, तो बाकी सारे नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये अपना हाइड्रेटेड जो है कॉपर कार्बोनेट वो आपका है बच्चों क्या, मेलेकाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 179 क्या पूछा गया है भाई, कौन सा मेथड यूज करते हैं हम टेम्पररी हार्डनेस वाटर की रिमूव करने के लिए, ठीक है। 4 मेथड दिए गए हैं, कौन कौन से, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड, एक कार्लेंस मेथड है और एक अपना क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड जो बच्चों वो हम यूज करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या होता है उसमें। तो मान लीजिए भाई आपका अगर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, तो भाई बाइकार्बोनेट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई बाइकार्बोनेट अगर होगा तो आपकी हार्डनेस बच्चों टेम्पररी होगी, ठीक है। अगर सल्फेट है, क्लोराइड है, तो परमानेंट हार्डनेस आपकी होगी। तो हम कह रहे हैं मान लीजिए कैल्शियम है या मैग्नीशियम का भी हो सकता है, तो CaHCO3 ट्वाइस ये है। और क्लार्क्स मेथड में हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेट ग्लाइम भी बोलते हैं। क्या होगा, यहां से इनकी रिएक्शन होकर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा और आपको बच्चों मिल जाएगा वाटर। तो अब आपके पास क्या है ना, कैल्शियम की इंप्योरिटीज नहीं है बेसिकली, तो आपका यहां से प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ गया है और अपना वाटर क्या हो चुका है, अपनी हार्डनेस यहाँ पे वाटर की दूर हो चुकी है। तो क्लार्क्स मेथड तो है टेम्पररी के लिए, बाकी जो तीन मेथड दिए हुए हैं, जैसे जो कार्लेंस मेथड, इसमें क्या करते हैं हम, कुल मिला के ना हर मेथड में सेम काम कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे होंगे भाई, अपने को दिख रहा है कैटायन कौन है, कैल्शियम मैग्नीशियम वाले हटाने हैं, ठीक है। तो कार्लेंस मेथड में क्या करते हैं हम, अपने पास सोडियम है ना, अपने पास क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है अपने पास, ठीक है, ये रहा। और इसको यूज करके हम क्या करते हैं, इसमें Na+ है अपने पास, ठीक है। तो Na+ जो है वो रिप्लेस करेगा किसको, Ca2+ हो आपका या Mg2+ हो, जो भी होगा आपका, है ना, जिसकी वजह से मतलब भैया तो आपके कैल्शियम के कैटायन होंगे या फिर मैग्नीशियम के होंगे, तो जो भी हो तो Na+ उनको रिप्लेस करेगा, Na+ चला जाएगा आपके वाटर में और वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, इस मेथड में अपन बच्चों हार्डनेस यहाँ पे दूर होती है, परमानेंट हार्डनेस दूर करता है ये वाला मेथड, ठीक है। उसके अलावा आपका सिंथेटिक रेजिन में अगर आप बात करोगे तो सेम ही काम है। इसमें भी अपने पास क्या है, 2 हो सकते हैं, एक कैटायन को रिमूव करने के लिए इसमें रेजिन होता है, एक एनायन को रिमूव करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास भाई हम कह रहे हैं, मान लीजिए CaCl2 है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। अब तो इसमें एक Ca2+ है जिसको हमें हटाना है और एक क्लोराइड है Cl- उसको हमें हटाना है। तो क्या करते हैं हम, तो कैटायन को हटाने के लिए जो आपका Ca2+ है, तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्रुप होगा इसमें, है ना, RCOOH मान लीजिए, या सल्फोनिक वाला ले लीजिए कुछ, ठीक है, जिसमें एक लंबी हाइड्रोफोबिक चेन होगी, इस तरह का वो ग्रुप होगा, ठीक है। ये इसका रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक वाला है तो RCOO ट्वाइस कैल्शियम आ जाएगा और H+ निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमने बेसिकली H+ डाल दिए हैं वाटर में और हमने कैल्शियम को इसके साथ ले लिया है, ठीक है। या फिर तो ये तो अपना हुआ, हमें अगर कैटायन हटाना है, एनायन अगर हटाना है मान लीजिए Cl-, तो अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसा RNH2+, ये मान लीजिए OH-, कुछ इस टाइप का पार्ट आपके पास रहेगा। जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो आपका Cl- है ना, वो इसके साथ चला जाएगा और आपका OH- सॉल्यूशन में जाएगा। तो कुल मिला के हम वही करते हैं यार, जो कैटायन या एनायन हार्डनेस मतलब जिनकी वजह से आ रही है पानी में, तो हम उनको रिप्लेस करते हैं दूसरे कैटायन और एनायन से, जिनकी वजह से हार्डनेस वहां पे नहीं होगी, ठीक। सारे मेथड में यही करते हैं। तो यहाँ पे और इसका आंसर बच्चों कौन सा जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर 4 जो कि क्लार्क्स मेथड है, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। तो यहाँ पे बच्चों अपना FST का डिस्कशन समाप्त होता है। FST 27 या कहिए नीट प्रीवियस ईयर 19 का पेपर 1 उड़ीसा वाला नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अलावा बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।